आज है 21 फरवरी शनिवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार, हरकारा में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम बात करेंगे देश और दुनिया की उन खबरों की जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से है जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताया तो ट्रंप ने जजों को मूर्ख कहते हुए दूसरे रास्ते से टैक्स और बढ़ा दिया है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। वहीं देश के भीतर एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में 68,000 से ज़्यादा महिलाएं लापता हैं जिनका पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। हम बात करेंगे संभल की ज़मीनी हकीकत पर आई एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की और जानेंगे कि महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना में आखिर महिलाओं के नाम क्यों कट रहे हैं। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे चरण के बाद 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम मतदाता सूची से लगभग 8% मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। बिहार में ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन राज्यों में मतदाताओं की संख्या में भारी कमी आई है। रिपोर्ट बताती है कि 27 अक्टूबर को इन जगहों पर कुल मतदाता 21 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा थे, जो अब घटकर 19 करोड़ 75 लाख रह गए हैं। यानी कुल 1 करोड़ 70 लाख नामों की कटौती हुई है। सबसे ज़्यादा 13.40% नाम गुजरात में हटाए गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में एससी एसटी और अल्पसंख्यकों के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने बाकी बचे 22 राज्यों को भी यह प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है। एक्सियोस की रिपोर्टर कोर्टनी ब्राउन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके आयात करों को अवैध करार देने के ठीक एक दिन बाद वैश्विक टैरिफ को बढ़ाकर 15% कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में कहा था कि ट्रंप पुराने कानून के तहत टैरिफ नहीं लगा सकते। इसके जवाब में प्रशासन ने एक अलग व्यापार कानून का इस्तेमाल करते हुए टैरिफ को बहाल कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि वे इसे कानूनी रूप से अनुमत सीमा तक बढ़ा रहे हैं। अब ये टैरिफ 150 दिनों तक लागू रहेगा और इसके बाद इसे जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। पीटीआई और टेलीग्राफ वेबडेस्क के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ रद्द किए जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने फैसला सुनाने वाले जजों को मूर्ख और पालतू करार दिया है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि उन्हें कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आती है। उन्होंने दावा किया कि विदेशी देश इस फैसले पर नाच रहे हैं। भारत के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि कुछ नहीं बदलेगा, भारत शुल्क चुकाएगा, अमेरिका नहीं। उन्होंने फिर दावा किया कि उनके कहने पर भारत ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया है और उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रोका था। रॉयटर्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने हार नहीं मानी है। उन्होंने एक पुराने कानून धारा 122 का इस्तेमाल करते हुए सभी आयातों पर 10% का नया अस्थायी शुल्क लगा दिया है। ये 24 फरवरी से लागू होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण खनिजों और दवाओं को छूट दी गई है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये राहत की बात है कि प्रस्तावित 18% शुल्क अब घटकर प्रभावी रूप से 10 से 15% के बीच रहेगा। हालांकि स्टील और एल्यूमीनियम पर 50% का भारी शुल्क जारी रहेगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता का नया दौर शुरू होगा। एपी समाचार एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध तो बता दिया, लेकिन यह साफ नहीं किया कि सरकार द्वारा पहले ही वसूले गए $133 बिलियन का क्या होगा। अमेरिकी कंपनियां अब रिफंड की मांग कर रही हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रक्रिया काफ़ी अराजक हो सकती है। हालांकि जिस तरह से कोर्ट ने टैरिफ को खारिज किया है, उसे देखते हुए सरकार के लिए पैसा वापस न करना मुश्किल होगा। यह अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग और अदालतों के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। पीटीआई के अनुसार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में प्रधानमंत्री का विश्वासघात बेनकाब हो गया है। राहुल ने कहा कि मोदी दबाव में हैं और वे दोबारा बातचीत नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि अगर मोदी अपनी छवि बचाने के लिए बेताब न होते और थोड़ा इंतजार कर लेते, तो भारत को इस समझौते में झुकना नहीं पड़ता। उन्होंने पूछा कि आखिर 2 फरवरी की रात को ही यह समझौता क्यों घोषित किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एलेक्स ट्रेवेली लिखते हैं कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। भारत ने ट्रंप के साथ एक डील करके खुद को 50% टैरिफ से बचाया था,
जिसकी शर्त थी कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अब जब कोर्ट ने ट्रंप के उस अधिकार को ही खारिज कर दिया है, तो भारत की स्थिति अजीब हो गई है। व्हाइट हाउस ने दावा किया था कि भारत ने रूसी तेल न खरीदने का वादा किया है, लेकिन भारत सरकार इसे स्वीकार करने से बच रही है। रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि भारत ने अपनी नीति बदली है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत अब भी रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर मुजीब मशाल और सुहासिनी राज ने यूपी के संभल शहर पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जामा मस्जिद को लेकर हुए विवाद और हिंसा ने शहर को बदल दिया है। हिंदू राष्ट्रवादियों का दावा है कि मस्जिद एक मंदिर पर बनी थी। रिपोर्ट बताती है कि हिंसा के बाद पुलिस ने लगभग 2,750 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए। मारे गए लोगों के परिवारों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें शिकायत दर्ज न करने के लिए डराया। रिपोर्ट में पुलिस प्रमुख अनुज चौधरी की सख्त छवि और शहर में हिंदू धार्मिक प्रदर्शनों के बढ़ते वर्चस्व का जिक्र किया गया है। मुस्लिम निवासियों का कहना है कि उन्हें अपनी आस्था को निजी स्थानों तक सीमित करने पर मजबूर किया जा रहा है। सीएनएन के मैथ्यू चांस अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि 4 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो उसे 10 दिनों में जीत की उम्मीद थी। लेकिन 1450 दिन बाद भी युद्ध जारी है। सीएसआईएस के शोध के अनुसार इस युद्ध में लगभग 12 लाख रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी बड़ी शक्ति के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। रूस की अर्थव्यवस्था में अब मजदूरों की कमी और महंगाई साफ दिख रही है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि नाटो का विस्तार न होने देने का रूस का उद्देश्य पूरी तरह विफल रहा है और अब वो चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है। अल जजीरा के लिए एडना मोहम्मद की रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए नए दोस्त तलाश रही है। इसी कड़ी में भारत और ब्राज़ील ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों यानी रेयर अर्थ्स पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ब्राज़ील दुनिया में महत्वपूर्ण खनिजों का दूसरा सबसे बड़ा धारक है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सौर पैनल और मिसाइलों में होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। दोनों देशों ने व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। रविंद्रनाथ चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि 2020 से अब तक राज्य से 2,74,000 महिलाएं लापता हुईं। इनमें से ज्यादातर का पता चल गया, लेकिन 68,334 महिलाओं का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। यह आंकड़ा बताता है कि राज्य में हर दिन औसतन 130 महिलाओं के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होती है। विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया है और कहा है कि यह स्थिति भयावह है। अनुपमा यादव की खबर के मुताबिक एनसीपी विधायक रोहित पवार ने बारामती विमान दुर्घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस निजी जेट कंपनी का विमान क्रैश हुआ, उसके संबंध बेहद प्रभावशाली लोगों से हैं। रोहित पवार ने दावा किया कि विमान के कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर यानी सीवीआर की क्षमता केवल 30 मिनट थी, जबकि नियम 2 घंटे का है। उन्होंने ये भी कहा कि विमान में जहां बैग रखे जाते हैं, वहां पेट्रोल के कैन रखे हुए थे, जिससे आग भड़की। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर एक विवादित बयान दिया है। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भागीरथपुरा इलाके में अशिक्षित लोग रहते हैं, जिससे नगर निगम के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि उन्होंने घटना की नैतिक जिम्मेदारी ली, लेकिन विपक्ष ने उनके बयान की आलोचना की है। गौरतलब है कि इंदौर में दूषित पानी पीने से 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मूकनायक की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक 14 साल की दलित नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि कुछ दिन पहले लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी जमानत पर छूटकर आया था। उसने लड़की को केस वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इससे डरी हुई बच्ची ने घर में फंदा लगा लिया। पुलिस ने पहले आरोपी को जेल भेजा था, लेकिन जमानत मिलने के बाद उसने फिर से परिवार को डराना शुरू कर दिया था। दिल्ली के एक थाने में एक समलैंगिक महिला को बजरंग दल की भीड़ ने घेर लिया। यह महिला अपने ससुराल और पति की प्रताड़ना से तंग आकर भागी थी और अपनी मर्जी से अलग रहना चाहती थी। जब वो पुलिस को बयान देने पहुंची, तो वहां भीड़ जमा हो गई और वकीलों व पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। महिला संस्था का आरोप है कि पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया। बाद में पुलिस ने महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। द हिंदू में विनया देशपांडे पंडित की रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना में लाभार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। रिपोर्ट के अनुसार
कई महिलाओं को तकनीकी दिक्कतों और कड़े नियमों के कारण इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आवेदन के समय मंगलसूत्र हटाकर फोटो खिंचवाने जैसी शर्तें भी लगाई गईं। शुरुआत में जहां 2.4 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला, वहीं अब ये संख्या घटकर 1.57 करोड़ रह गई है। विपक्ष ने इसे घोटाला बताया है, जबकि कई महिलाएं बैंक और आधार लिंक की समस्याओं से जूझ रही हैं। सुशांत सिंह ने क्रिकेट एट ऑल में लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला अब एकतरफा हो गया है। बीसीसीआई की अपार दौलत और आईपीएल के कारण भारत बहुत आगे निकल गया है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। लेखक का कहना है कि प्रतिद्वंद्विता खत्म होने की बात केवल खेल नहीं, बल्कि एक राजनीतिक नैरेटिव है। हालांकि आईसीसी अभी भी जानबूझकर भारत पाक मैच करवाती है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा कमाई होती है। लेखक चेतावनी देते हैं कि खेल में कभी भी पासा पलट सकता है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की गुफाओं में वैज्ञानिकों को चीते के 7 ममीकृत अवशेष मिले हैं। इनमें से कुछ 4000 साल पुराने हैं। डीएनए जांच से पता चला है कि वहां एशियाई चीता के अलावा अफ्रीकी चीता की प्रजाति भी मौजूद थी। ये खोज सऊदी अरब में चीतों को फिर से बसाने के प्रयासों में मददगार साबित होगी। ये बताता है कि अरब प्रायद्वीप में चीते हमारी सोच से कहीं अधिक समय तक जीवित थे। आज के लिए इतना ही। हमें बताइए अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सब स्टैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं। हरकारा, शोर कम, रोशनी ज्यादा। व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर, ट्विटर और ब्लू स्काई पर। सुनते रहिए। नमस्कार।